एक महिला अपने पति से कहती है कि जाओ बाज़ार जाओ और दुकान से जाकर जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से जाकर शक्तिवर्धक की गोलियाँ लेकर आ जाओ, क्योंकि वो अक्सर उससे पहले भी शक्तिवर्धक की गोलियाँ मंगाती रहती थी। इसलिए वो कहती है कि जाओ और जाकर शक्तिवर्धक की गोलियाँ लेकर आ जाओ, और इस बार तुम पूरी कई जो रेफ़र होते हैं वो लेकर आना, क्योंकि बार बार इस तरह की दुकानों पर जाकर इस तरह की चीज़ें लाना शर्मिंदगी होती है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए एक ही बार में तुम करीब 6-7 पैकेट या 8 पैकेट लेते आना। जो उसका पति होता है वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ पर जाने के बाद करीब 8 रेफ़र जो इस शक्तिवर्धक की गोलियाँ होती है वो लेकर घर पर आ जाता है। उसके बाद ये दोनों वो जो उसका पति होता है शक्तिवर्धक की गोलियाँ खाता है और ये पूरी रात आराम से आपस में रिलेशनशिप में आते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो जो महिला होती है उसकी तो आँख खुल जाती है, लेकिन जो पति होता है उसकी आँख नहीं खुलती। जब उसकी पत्नी उसे उठाने की कोशिश करती है और उसे जगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है जो पति है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब जो पत्नी होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। जो मोहल्ले वाले होते हैं उन्हें इकट्ठा करने लग जाते हैं कि आखिर देखो कि मेरे पति को क्या हो गया है। जब मोहल्ले वाले आते हैं देखते हैं कि वो तो मर चुका था। वो कहते हैं उससे आगे जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि आखिर इसे क्या हुआ था, तो उससे वो बताती है कि शक्तिवर्धक गोलियाँ ज़्यादा खाने की वजह से इनकी मौत हो गई। अब जो वो महिला होती है वो फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई मौके पर आता है और आकर देखता है कि ये सब क्या हो रहा है, और आने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और मामले की छानबीन करती है, बॉडी का पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसे देखने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल इस कहानी की हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्या उस शख्स की शक्तिवर्धक गोलियां खाने से ही मृत्यु हुई थी या कोई और मामला था। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का ज़िला कानपुर में एक जगह है बिठुर, और यहीं कहीं रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है आबिद, और इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है शबाना, और इसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र करीब 17 साल होती है जिसका नाम होता है सलमान। जो ये आबिद होता है ये मेलों में झूले लगाने का काम करता था और काफ़ी समय से ये इसी काम को अपने कारोबार को चला रहा था। जो परिवार था हंसी खुशी रह रहा था, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। जो पूरा परिवार था वो खुशी से रह रहा था। लेकिन जो शबाना होती है इसका अक्सर अपने पति से झगड़ा होता रहता था। इसलिए जो इसका बेटा होता है वो अपने मामा के पास रहता है, यानी इसका जो मामा होता है जिसका नाम होता है सलीम, वो उसके पास रहता था। जो घर में होते हैं इसका पति आबिद और पत्नी शबाना दोनों ही अपने घर में अकेले रहते थे। अब जो पति होता है आबिद वो अक्सर झूले लगाने के लिए मेलों में जाया करता था और कई कई दिनों में घर पर वापस आता था। अब जो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है शबाना, ये इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाती है और अकाउंट बनाने के बाद उस पर अपने फ़ोटो अपलोड करती है। यानी अपलोड फ़ोटो वे करती है जो उसके जवानी के फ़ोटो होते हैं, यानी कि 20-22 साल की उम्र के जो उसके फ़ोटो थे वो इंस्टाग्राम की आईडी पे अपलोड करती है। लगातार उन्हीं फ़ोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करती रहती है। अब जो शबाना होती है इसकी उम्र करीब 40 या 45 साल की थी, लेकिन ये अपने फ़ोटो इंस्टाग्राम पर जवानी के अपलोड करती है। अब जब ये इंस्टाग्राम पर अपने फ़ोटो लगातार अपलोड करती है तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रेहान। इसकी उम्र करीब 20 या 22 साल की थी। ये जब इस शबाना के फ़ोटो देखता है तो ये इसके जो फ़ोटो होते हैं उन्हें लगातार लाइक करने लगता है, और लाइक करते करते काफ़ी जब समय हो जाता है तो ये इसे एक बार मैसेज भेजता है, और मैसेज भेजने के बाद जो शबाना होती है उसे अपना फ़ोन नंबर देती है और इन दोनों के बीच में बात होना शुरू हो जाती है। अब कई दिनों तक इन दोनों की, कई महीने तक इनकी बात चलती है। तो एक दिन शबाना कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं कानपुर में ही रहती हूँ और जो कानपुर का जगह है बिठुर, मैं वहाँ पर रहती हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तो जो शख्स होता है यानी रेहान होता है वो शबाना होती है उसे बता देती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है और एक बच्चा भी है। लेकिन उसे वो अपनी असल उम्र नहीं बताती कि मेरी असल उम्र क्या है। इसलिए जो रेहान होता है वो उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है और पहुंच जाता है कानपुर। अब जब कानपुर में पहुंच जाता है, जो इसका शबाना का पति होता है वो मेले में गया हुआ था झूला लगाने के लिए, उस समय वो घर पर नहीं था। तो रेहान उसे जाता है, मिलता है, बातचीत करता है और रिलेशन में आते हैं दोनों। फिर इनका जो मिलना जुलना है लगातार बढ़ने लग जाता है। कई बार करीब 4-5 बार ये आपस में मिल चुके थे। एक दिन जो इसका पति होता है आबिद, इसे इस मामले की भनक लग जाती है, यानी अपनी पत्नी पर थोड़ा शक होता है। इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। इनमें आपस में और ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं। अब जो इसकी पत्नी होती है शबाना, वो मन ही मन में ये मन बना लेती है कि मैं अब इसके साथ में नहीं रहूँगी, यानी जो आबिद है इसका पति है, मैं इसके साथ में नहीं रहूँगी।
ये फ़ैसला कर लेती हैं मुझे इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये रेहान से फ़ोन करती है, उससे बात करती है कि मुझे अपने पति के साथ में नहीं रहना। अब क्या तुम उसे रास्ते से हटाने के लिए मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूँगी। अब जब उसे वो 20,000 रुपये का लालच देती हैं तो जो रेहान होता है वो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं एक दोस्त है उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब जो रेहान होता है अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो कि दिल्ली में रहता है। अब जो उसके पास फ़ोन करता है तो जो रेहान का दोस्त होता है वो भी बहुत गरीब था। वो किसी तरह ऑटो लेने के लिए अपने पैसे जमा कर रहा था, बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे। जब उसे रेहान फ़ोन करता है कि वो कहता है कि इस तरह से एक मामला है, तुम्हें मेरी मदद करनी है और उसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। तो जो उसका दोस्त होता है विकास, वो मान जाता है और ये दोनों 17 जनवरी को कानपुर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद शबाना उनसे मिलने जाती है। मिलने के बाद उन्हें पूरा प्लान समझाती हैं और प्लान समझाने के बाद 19 जनवरी को शबाना जब अपने घर पर थी तो अपने पति से कहती है कि जाओ बाज़ार जाओ और जाकर शक्तिवर्धक की गोलियाँ लेकर आ जाओ, और एक नहीं करीब 8 पैकेट लेकर आना, ताकि बार बार दुकान पे ना जाना पड़े। तो उसका पति होता है वो उसकी चाल नहीं समझ पाता, वो मान जाता है, ठीक है जैसे तुम कहती हो मैं कर लेता हूँ। जो उसका पति होता है वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए जो भी वो कहती है वो मान लेता है। इसलिए वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से करीब 8 पैकेट शक्तिवर्धक की गोलियाँ लेकर आता है। और शक्तिवर्धक की गोलियाँ लाने के बाद वो जो उसकी पत्नी होती है उसे शक्तिवर्धक की गोलियाँ खिलाती हैं और एक पूरा का पूरा पैकेट उसे शक्तिवर्धक की गोलियों का खिला देती है। उसके बाद उसे शराब पिलाती है और शराब पिलाने के बाद जो उसका पति होता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो ये शबाना होती है अपने यानी जो प्रेमी होता है उसे फ़ोन करती है यानी रेहान को, और रेहान और उसका दोस्त यानी विकास दोनों ही उसके घर पर आते हैं। और जब घर पर आ जाते हैं तो जो शबाना होती है उसे एक जुनून चढ़ जाता है और वो सीधा अपने पति के सीने पर जाकर बैठ जाती हैं और उसका गला दबा देती हैं। जो विकास और आबिद होते हैं वो उसके पैर पकड़ लेते हैं ताकि अगर ये होश में भी आ जाए तो कोई हरकत ना कर सके, इसे यहीं के यहीं ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जब वो शबाना उसका कत्ल कर देती है तो रात का समय था, किसी को कोई मालूम नहीं था, करीब रात के 1 बजे का समय था जब इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की। हत्या के बाद जो पत्नी शबाना होती है उन दोनों को वहाँ से भेज देती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, इस मामले को आगे मैं खुद संभाल लूँगी। अब जैसे ही सुबह होती है तो जो शबाना होती है वो जो अपने पति के मरने का ड्रामा करना शुरू कर देती है। मोहल्ले में अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि मेरे पति की ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियाँ खाने की वजह से मौत हो गई। उसके बाद अपने भाई को फ़ोन करती है सलीम को, और सलीम आता है और आकर देखता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो उसकी पत्नी जो उसकी बहन होती है शबाना, उसके घर से अक्सर उनके पति और उसकी बहन के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े की जो बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन अचानक इसकी जो बहन है वो इतने अपने पति के लिए इतना आंसू कैसे बहा रही है, उसे थोड़ा शक होता है। लेकिन फिर भी वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद बॉडी का पंचनामा करते हैं और पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब तक जो पुलिस थी वो भी यही समझ रही थी कि इसकी जो मौत हुई है वो ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियाँ खाने की वजह से ही हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं था, ना ही कोई खून के धब्बे थे कि या किसी हथियार से उसकी हत्या की गई थी। कोई भी ऐसा सबूत नज़र नहीं आ रहा था। उसके पैकेट से जब पुलिस वाले उसकी आबिद की तलाशी लेते हैं तो उसके पैकेट से उसकी जेब से 8 पैकेट करीब शक्तिवर्धक की गोलियों के मिलते हैं। और वो उससे पूछते हैं क्या ये इन्हें जेब में ही लेकर सोता है। वो कहता है कि नहीं, कल शाम मैंने मंगाए थे, क्योंकि अक्सर ये लाते रहते हैं इसलिए मैंने मंगाए थे, और इन्होंने ये शक्तिवर्धक की गोलियाँ ज़्यादा खा ली जिसकी वजह से ये इन्हें रिएक्शन कर गए, इनकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी जो आबिद की लाश होती है उसको कफन दफन करने के बाद सब मामला शांत हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसे देखने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जो उसका भाई होता है यानी शबाना का जो भाई होता है उसके भाई को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसने हमें भी हैरान कर दिया। तुम्हारी जो बहन थी वो बता रही थी कि इसकी शक्तिवर्धक गोलियां खाने से मौत हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बता रही है कि इसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। अब जो उसका भाई था उसे पहले से ही शक था, वो कहता है हो ना हो ये मेरी बहन है, उसी ने ही मेरे जीजा की हत्या की है। अब जो पुलिस वाले होते हैं पहले आबिद का जो फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं, उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद जो शबाना होती है उसके कॉल डिटेल जब चेक किए जाते हैं तो उसमें एक नंबर मिल रहा था जो रेहान का होता है,
उन्हें पता चलता है इस नंबर से सबसे ज़्यादा शबाना ने बात की है। उसके बाद सलीम से पूछा जाता है कि ये नंबर किसका है, वही जो लड़का है शख्स ये कौन है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या कोई इसका आबिद है, इसका कोई रिश्तेदार है। तो जो सलीम होता है वो मना कर देता है, ये हमारा कुछ नहीं लगता और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार है। उसके बाद शबाना को गिरफ़्तार किया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब शबाना सच उगलती है कि इस तरह से अपने पति से पीछा छुड़ाने की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। उसके बाद जो रिहान होता है उसे भी गिरफ़्तार किया जाता है, उसके दोस्त जो विकास होता है उसको भी गिरफ़्तार किया जाता है, और तीनों को जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो जो सारा मामला होता है वो खुलकर सामने आ जाता है। फ़िलहाल इन दोनों पर मुकदमा चल रहा है, इनको कोर्ट में पेश होने के बाद इनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस जो शबाना है इसकी ज़रा सी हरकत ने पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। जो अगर ये अपने पति से पीछा छुटाना ही चाहती थी तो इसके और भी कई रास्ते थे, उससे तलाक ले सकती थी या फिर और भी कई रास्ते थे, लेकिन इसने ये जो कदम उठाया, इसने एक नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी और अपने बेटे की ज़िंदगी और अपने पति की ज़िंदगी को तो ख़त्म कर ही दिया, बल्कि अपनी तीनों की ज़िंदगी भी, एक 3 ज़िंदगी और इसने दांव पर लगा दी। जो इसका प्रेमी होता है रिहान और आबिद, और ख़ुद की भी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर ली। शायद आगे की ज़िंदगी इनकी सलाखों के पीछे कटेगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ़ रख सकें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही क्राइम से जुड़ी कहानी आपको लाकर देते रहें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।